दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हां, आपको ये बताएं, वैक्सीनेशन अभियान, सरकारी योजनाओं पर चर्चा हुई है, मॉनसून के हालात और खाद की स्थिति पर भी चर्चा हुई है, शिक्षा और कृषि समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम ने प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया है। ये बड़ी खबर और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हुई तो इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, चाहे बात शिक्षा को लेकर की जाए या फिर कृषि क्षेत्र को लेकर की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज ने चर्चा की है। मानसून की स्थिति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम शिवराज ने जानकारी दी है। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान की भी जानकारी दी गई और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया है। ये बड़ी खबर और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की ये तस्वीर। अब से कुछ देर पहले सीएम शिवराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस दौरान कृषि क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कई मुद्दे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम ने जानकारी दी है। बालाघाट के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। यहाँ के चिन्नौर प्रजाति के धान को जीआई टैग मिल गया है। कृषि सेक्टर में मध्य प्रदेश का ये पहला जीआई टैग है। आपको बता दें कि बालाघाट के करीब 25 गांवों में पैदा किए जाने वाला चिन्नौर चावल अपने खास गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अब चिन्नौर को जीआई टैग मिलने से किसानों को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलने लगेगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्नौर को प्रमोट कर रही है। ऐसे में बालाघाट की चिन्नौर प्रजाति के धान को जीआई टैग मिलने से एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व कृषि मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने बताया कि कोर्ट में लंबे संघर्ष के बाद बालाघाट के चिन्नौर को जीआई टैग मिला है। ये बालाघाट ही नहीं बल्कि जिले के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है। चिन्नौर धान को जीआई टैग मिलने पर सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश के किसानों को न केवल उनका हक मिला है बल्कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मैं अन्य चावल में ये भी कह सकता हूँ कि जो टेबल राइस बासमती उससे भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट, मीठा और खीर तो मलाईदार इसकी बनती है। ठंडा होने पे भी उसमें मुलायमता रहती है। ऐसे चावल को जीआई टैग मिलना हम सबके लिए गौरव का विषय है और न्यायालय से निराकरण हो गया और उसके बाद में हम हालांकि 2 वर्ष विलम्ब से हैं, लेकिन आने वाले 8 वर्ष हमारे पास हैं। इन 8 वर्षों में अच्छा उत्पादन करके हम देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस उत्पाद को भेजने में सफल होंगे। उपचुनावों में कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि जिन आदिवासियों के वोट 2018 में कांग्रेस के पाले में गए थे, उन आदिवासियों का संगठन जो है इस उपचुनाव में अलग ताल ठोक सकता है। जय खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है। जय आदिवासी युवा संगठन के संस्थापक हीरालाल अलावा ने कहा है कि 5 अक्टूबर को संगठन की बड़ी बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि उपचुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर उतरना है या फिर अलग से ताल ठोक की जाएगी। आपको बता दें कि आदिवासियों में पैर ठोकने वाला जयस एसटी बाहुल्य सीटों पर जीत हार तय करने का मादा रखता है। खंडवा लोकसभा सीट की 4 विधानसभा सीटों पर आदिवासी पार्टियों की जीत हार तय करते हैं। वहीं जोबट विधानसभा सीट पर 97% वोटर आदिवासी हैं। ऐसे में अगर जयस खुद चुनावी समर में कूदती है तो कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ना तय है। चुनाव में हमारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन का अगले 5 अक्टूबर को महापंचायत होने वाली मीटिंग होने वाली प्रदेश संगठन की, और निश्चित ही हम लोग उस मीटिंग में पूरा फैसला करेंगे कि हम किसके साथ रहेंगे। उपचुनाव की तैयारी को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस ने 5 अक्टूबर को प्रदेश में बड़ी बैठक बुलाई है। जयस के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि जयस ने पहले भी कांग्रेस का साथ दिया है और आगे भी साथ देगा। उन्होंने कहा कि जयस के नेताओं से चर्चा करेंगे और पहले की तरह जयस के साथ हम उपचुनाव में उतरेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पहले जयस के नेता कांग्रेस के साथ मिलकर विधायक बन गए, आदिवासियों के नाम पर सियासत की और स्वार्थ सिद्ध किए, लेकिन अब अलग हो रहे हैं। दोनों ही संगठन आदिवासियों को भ्रमित कर सियासी रोटियां सेकते हैं। बीजेपी को जयस और कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं, आदिवासी बीजेपी के साथ है। वो बैठक कर रही है, उनको बोलने बैठक करने का अधिकार है, परंतु उसके निष्कर्ष क्या होते हैं इस संबंध में वो और हमारे अध्यक्ष मुझे चर्चा करेंगे। कितनी मजबूत मानते हैं जयस को आदिवासी क्षेत्र में आप? मजबूत एक आदमी अकेला भी होता है। हाँ। एक अकेला आदिवासी नेता या एक अकेला नेता अनेक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है, और तो उनका प्रभाव है, मानते हैं हम, क्यों नहीं प्रभाव उनका, आदिवासी लोगों में उनका प्रभाव है
और उनके प्रभाव का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ये हम अपेक्षा रखते हैं। देखिए, जयेश ने इसी तरह से राजनीति करके और विधायक बन गए, और विधायक बनने के बाद उनने आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस से क्या निर्णय करा दिया। तो कुल मिला के समाज में जहर घोलने का काम, चाहे जयेश हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये समाज में घृणा पैदा करने का काम, जातिवाद का बीज बोने का काम, समाज को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। एमपी में आदिवासी को लेकर अब वन मंत्री विजय शाह और जय संस्थापक हीरालाल अलावा के बीच जुबानी जंग हुई है। विजय शाह ने जय आदिवासी युवा संगठन पर आदिवासियों को भड़काने का आरोप लगाया। विजय शाह ने कहा कि जनजातीय वर्ग आदिवासी समाज को जय जैसे संगठन भ्रमित करने का काम करते हैं। विजय शाह के आरोप पर पलटवार करने पर जयस के संस्थापक और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने कहा कि जय शाह अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं, आदिवासियों के नाम पर जीतने वाले आदिवासियों को भूल गए। हीरालाल अलावा ने बीजेपी और विजय शाह आदिवासी विरोधी बताया। आदिवासी बंधु हमारे जनजातीय बंधु को भड़काते हैं और वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसे लोगों को हमको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जेएनयू से चल करके और जयस के रूप में वनवासी बंधुओं को जाकर के भड़का रही है, तो उनको हमें लड़ना ही पड़ेगा। हमारे विचारधारा और हमारे अच्छे काम अगर जनता को बताए तो ऐसे कई लोग आजादी के बाद आए और चले गए, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। विजय शाह जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के संवैधानिक अधिकारों, खासकर 5वीं अनुसूची और पेशा कानून की मांग से बिल्कुल वो इनकी भारतीय जनता पार्टी की विरोधी, मतलब आदिवासी विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर काम कर रहा है। विजय शाह को आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाकर आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और उनको जंगलों से उनके घर जलाने का काम कर रहे हैं। खंडवा उपचुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता संजय सिंह ने अरुण यादव को टिकट दिए जाने के संकेत दिए हैं, तो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर डाली। उनका कहना है कि खंडवा सीट से उनकी पत्नी जयश्री को टिकट मिलेगा। अरुण यादव का नाम तय होने पर शेरा ने कहा कि उनका नाम कहां से तय हो गया, क्या उन्हें बी फॉर्म मिल गया। सुरेंद्र सिंह शेरा का दावा है कि अगर आम लोगों की बात सुनेंगे तो सिर्फ जयश्री का नाम ही सामने आएगा और उन्हें ही कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। कहाँ है नाम तय कहाँ है? आपको लेटर आया है क्या? कोई सज्जन भैया का लेटर आ गया, बी फॉर्म आ गया अभी? अरे शेरा भैया का टिकट होगा सर, ठाकुर जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर का ही टिकट होगा। डोंट वरी। कांग्रेस है, हाँ, उनको मिल ही नहीं सकता ना साहब, हमको ही मिलेगा ना। मानेंगे क्यों साहब? मानेंगे, हमको मिल रहा है, हमको जीतेगी या हारेगी, हमको मिल रहा है टिकट, हमको टिकट मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। खंडवा से सुरेंद्र सिंह शेरा के अपनी पत्नी की दावेदारी ठोकने को लेकर कांग्रेस ने दो टूक जवाब दिया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि हर नेता को अपनी दावेदारी ठोकने का अधिकार है, लेकिन जो जिताऊ होगा कांग्रेस पार्टी उसी पर दांव लगाएगी। उन्होंने कहा हर दावेदार अपने आप को जिताऊ बताता है, लेकिन सर्वे में जो जिताऊ होगा टिकट उसको मिलेगा। देखिए, कांग्रेस किसी को आगे और पीछे नहीं बताती, कांग्रेस सीधे उम्मीदवार घोषित करती है। हमारा सर्वे का काम पूरा हो चुका है, पैनल का काम फाइनल हो चुका है, सीधे प्रत्याशी घोषित होगा। कौन आगे पीछे ये कांग्रेस नहीं बताती, यह मीडिया की अटकल है। जो भी होगा वो नाम सामने होगा, लेकिन यह तय है कि भाजपा से पहले हमारा उम्मीदवार घोषित होगा। एमपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो गई है। पार्टी ने चुनाव आयोग से निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर की शिकायत की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएम की जनदर्शन यात्रा में कलेक्टर मदद कर रहे हैं। विपक्ष ने दोनों ही कलेक्टर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का ये कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी घोषणाएं की जा रही हैं। कांग्रेस ने सेवा ही समर्पण अभियान और जनदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। पोस्टर लगवाए, धारा 144 लगी हुई थी, आचार संहिता लगी हुई थी, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए कार्यक्रम आयोजित करा गया। जो अधिकारी इस तरह का सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों को, तो इससे लगता है कि चुनाव में निष्पक्ष क्या रहेंगे। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिला टीकमगढ़ और निवाड़ी के कलेक्टर को भी तत्काल वहां से स्थापित किया जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव आयोग जाने पर
बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेसी पहले ट्वीट करते हैं, इसके बाद शिकायत करने पहुंच जाते हैं जैसे ही इनकी नींद खुलती है। एक ही धंधा है उनका, उठो नींद में से और नाव धो और सीधे पहुंच जाओ शिकायत करने के लिए। पहले घर से खेलो ट्विटर, क्योंकि जनता में तो लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। अब काम ही एक बचा है, शिकायत करो, इसको हटाओ उसको हटाओ, क्योंकि जनता की तरफ से रिजेक्ट हो चुकी है कांग्रेस। कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? वो प्रशासन का अपना काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी के काम है उन कामों को पूरा करना है, उनको काम को कर रहे हैं वो। आज माधवराव सिंधिया की 20वीं पुण्यतिथि है। ग्वालियर में माधवराव को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी। रियासतकालीन सिंधिया राजवंश की छतरी पर नमन करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता अशोक शर्मा का कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से आमना सामना हो गया। अशोक शर्मा ने देवेंद्र शर्मा से कहा कि आप भी बीजेपी में शामिल हो जाओ और मुख्य धारा से जुड़ जाओ। देवेंद्र शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ही मुख्य धारा है। आप लोग फोटो लगा दिए, महाराज ने जो हमेशा ये कहा कि मुख्य धारा से जुड़ के चलना है, मुख्य धारा देश वही तो कह रहा है, मुख्य धारा से जुड़ो, मुख्य धारा से काम इधर उधर जो ही। देखिए, बीजेपी वो पार्टी है जिसका कोई इतिहास नहीं है, उनके पास कोई भी कद्दावर नेता नहीं है, ये पहली बार नहीं है। भले आवश्यकता पड़ने पर स्वच्छता में उन्होंने गांधी जी को उधार लिया, फिर पटेल साहब को उधार लिया। ग्वालियर चंबल अंचल की बात है तो उन्हें मालूम है कि माधवराव जी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के नेता थे। तो अब मुझे लगता है कि उनको उधार के सिंदूर से ही काम चलाना होगा। चाहे वे महात्मा गांधी जी हों जिन्होंने राम राज्य का विचार दिया, जिन्होंने स्वच्छता और समरसता का विचार दिया, बाबा साहब अंबेडकर हों, इन सभी महापुरुषों को भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ इनके विचारों को आगे बढ़ाया परंतु सच्ची श्रद्धांजलि दी। जब श्रद्धेय माधवराव सिंधिया जी का जिक्र आएगा तो ग्वालियर में जो उनका विचार था, जो उनके विकास के प्रयास थे, वे सदैव अजर और अमर रहेंगे और यही सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से श्रद्धेय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी को अर्पित करना चाहती है। खरगोन पीजी कॉलेज में एडमिशन नहीं होने से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और कॉलेज का गेट बंद कर विरोध भी जताया। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 4500 छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। 60 से 80% लाने वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ऋषभ ठाकुर को ये मारा भी गया है और पूरी शर्ट फाड़ी गई है। मुझे भी वहाँ पे खींच के बाहर फेंका गया कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, पर हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और पुलिस वालों का कहना पड़ता है कि हम यहाँ पे हमारी नेतागिरी चमका रहे हैं। हमें नेतागिरी से मतलब नहीं, हमें कभी नेतागिरी से मतलब होता तो हम कलेक्टर भी आके बैठते, यहाँ कॉलेज के सामने नहीं बैठते। धार के लेबर्ड वैक्सीनेशन सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक युवती वैक्सीन लगवाने तो पहुंच गई, लेकिन डर के मारे वैक्सीन लगवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नर्स जैसे ही इंजेक्शन लेकर पास आई, युवती चिल्लाने लगी और मौके से भाग गई, जिसके बाद बाहर लोगों ने युवती को पकड़ा। नर्स को इंजेक्शन लेकर टीकाकरण केंद्र से बाहर आना पड़ा और फिर युवती को पकड़कर वैक्सीन लगाई गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वैक्सीनेशन को देखते हुए इसको डर लग रहा था और जैसे नर्स इसके करीब आती है, ये युवती यहाँ से फरार हो जाती है, लेकिन पास में जो लोग मौजूद थे उन्होंने इसको पकड़ा और उसके बाद नर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए बाहर ही जाना पड़ा। पकड़ इसको, ले पकड़ इसको। अरे डर क्यों नहीं, लगवा सर। कुछ नहीं होगा, रोई मार कुछ नहीं। इंदौर में राशन माफियाओं के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। नेमवार रोड स्थित राइस मिल पर छापा मारकर करीब 20 क्विंटल चावल जब्त किए गए हैं। आरोप है कि मिल संचालक कम दाम में राशन दुकान से चावल खरीदते थे और बाजार में अधिक दाम पर बेच देते थे। पुलिस ने मिल के मैनेजर और 2 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने छावनी क्षेत्र में भी छापा मारा, जहां से 30 क्विंटल चावल जब्त किए गए। मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।